हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र कुमार। आप सबका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एडुकेयर एकेडमी में। आज मैं आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो 5 क्लासिफिकेशन थे, बैक्टीरिया, वायरस, फंगिस, ये सब हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, राइट। तो हमने पहला पर्सन जो था माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कवर कर दिया। अब हमने देखा था फ्रेंड एंड फो। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमारा फ्रेंड कैसे है, ये हमारे लिए दोस्त की तरह मदद कैसे करता है, वो हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। ये हमारे लिए यूजफुल कैसे है, क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे लिए यूजफुल कैसे कैसे हैं, किन किन वेज में है, तो बेसिकली है तो बहुत सारे, लेकिन ये 4 जो हैं ब्रॉडली उसको हम क्लासीफाई करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये 4 वेज में हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो। पहला, इन द फील्ड ऑफ फूड एंड बीवरेज इंडस्ट्री। जो हमारा फूड इंडस्ट्री है, जहाँ हम खाने वगैरह के बारे में, होटल इंडस्ट्री हो गया, या बीवरेज जो लिक्विड हम पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, इस सब को बनाने के लिए हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है फूड और कोल्ड बीवरेज इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद इसका यूज होता है इन क्लीनिंग आवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट को साफ रखने में। इसको नेचुरल स्कैवेंजर भी कहा जाता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे तो हम इसको देखेंगे। उसके बाद इन मेकिंग मेडिसिन एंड वैक्सीन, मेडिसिन बनाने, बहुत सारे मेडिसिन बनाने में, बहुत सारे वैक्सीन बनाने में। अभी जैसे कोरोना वायरस का वैक्सीन बन रहा है, ठीक है। तो वैक्सीन जो बना है, तो वहाँ पे कोरोना वायरस जो वायरस है, उसी के जो वीक वायरस है उसको यूज करके वैक्सीन बनाया गया है। तो एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करें मेडिसिन बनाने में, वैक्सीन बनाने में, राइट। उसके बाद इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, जहाँ पे हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में जानते होंगे आप सब, ठीक है। तो ये सारा हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो शुरू करते हैं हम पहला फूड एंड बीवरेज इंडस्ट्री से, ठीक है। तो फूड और बीवरेज इंडस्ट्री में सबसे पहले जो हम अपना लजीज, जो हम लोग का लस्सी लेते हैं, या फिर हम दही लेते हैं, पनीर लेते हैं, इतना अच्छा अच्छा चीज़ जो है, उस सारे के लिए हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होना ज़रूरी है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता, बैक्टीरिया नहीं होता, और वो भी कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता, तो हम जो दही मज़े लेकर के खाते हैं वो नहीं खा पाते, लस्सी जो पीते हैं वो नहीं पी पाते, पनीर जो खाते हैं वो नहीं खा पाते, ठीक है। तो ये सारे मदद करते हैं। देखो कैसे, मेकिंग कर्ड एंड चीज़, जो हम मिल्क लेते हैं, तो मिल्क के अंदर क्या होता है, लैक्टोज होता है। लैक्टोज बेसिकली क्या होता है, लैक्टोज के अंदर एक तरह का शुगर होता है, ठीक है। तो ये शुगर, लैक्टोज एक टाइप का शुगर है। तो मिल्क के अंदर मतलब एक तरह का मिठास जो होता है, आप चीनी मिला रहे हो वो मिठास नहीं, पहले से भी उसके अंदर शुगर का अमाउंट होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होता है। तो वो जो शुगर होता है, जो लैक्टोज फॉर्म में होता है, ये लैक्टोज को हम क्या करते हैं, लैक्टोबैसिलस जब उसके अंदर मिलाते हैं, एक तरह का बैक्टीरिया, जैसे दही हम थोड़ा सा मिला देते हैं दूध के अंदर, ठीक है। तो दूध के अंदर दही गया, तो दही के अंदर क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। अब ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इस मिल्क के अंदर गया, और ये अपना इसके ऊपर एक्शन किया, इसके ऊपर काम किया, अपना प्रोडक्शन, लैक्टोबैसिलस अपना अमाउंट बढ़ाया, और ये लैक्टोज जो था, लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड के अंदर। लैक्टोज कन्वर्ट हो गया लैक्टिक एसिड, और लैक्टोबैसिलस का अमाउंट भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और इस प्रोसेस के अंदर जो हमारा मिल्क था, वो एकदम थिकी सब्सटेंस, एकदम मोटा मोटा थिक लेयर हमारा वहाँ फॉर्म हो जाता है, जिसको हम दही बोलते हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एक्ट ऑन द लैक्टोज दैट इज प्रेजेंट इन मिल्क एंड कन्वर्ट दैम इनटू लैक्टिक एसिड विच इज वेरी थिक लिक्विड एंड फॉर्म आवर कर्ड, ठीक है। तो इस तरह से हमारा दही बना। उसी तरीके से अगर हम चीज़ बनाना चाहे या पनीर बनाना चाहे, तो वहाँ भी हम बैक्टीरिया का यूज करते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ये सब अलग अलग बैक्टीरिया, अलग अलग सब्सटेंस या अलग अलग वैरायटी बनाने के लिए। आपको पता होगा चीज़ का भी अलग अलग टाइप होता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग बैक्टीरिया का हम यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो, जो मिल्क के अंदर द सब्सटेंस विच इज एडेड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ दीज बैक्टीरिया, जो सब्सटेंस हम दूध के अंदर मिलाते हैं इस बैक्टीरिया के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, रेनेट बोलते हैं, क्लियर है। कोई भी चीज़ अगर दूध में हम मिला रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस में मिला रहे हैं, जिसके कारण से बैक्टीरिया का अमाउंट उसके अंदर बढ़ जाएगा, चाहे वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हो, या स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हो, या कोई और बैक्टीरिया हो, जिसका अमाउंट बढ़ाने वाला सब्सटेंस अगर हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेनेट बोलते हैं, क्लियर। तो ये हमने देखा फूड इंडस्ट्री में। उसके बाद
फॉर मेकिंग ब्रेड, ब्रेड बनाने के लिए। ठीक है, जो हमारा ब्रेड होता है वो बनता है हमारा इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। कैसे? अगर आप ध्यान दिए होगे, कभी ब्रेड बनाने का प्रोसेस देखा होगा, तो वहाँ क्या करते हैं, पहले हम एक आटा लेते हैं। ठीक है, आटा लिया, इसको हम अच्छे से गूंथते हैं, और गूंथने के समय क्या करते हैं, हम वार्म वाटर यूज करते हैं, वार्म वाटर, और उसके अंदर ईस्ट पाउडर ऐड करते हैं। ईस्ट पाउडर, ईस्ट क्या है, फंगस है एक तरह का। ठीक है, तो ईस्ट को इसके अंदर मिलाया जाता है वार्म वाटर के अंदर, और इसको अच्छे से मिलाया जाता है, गूंथा जाता है, एकदम सॉफ्ट बनाया जाता है। ठीक है, वार्म वाटर के अंदर क्यों गूंथा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ईस्ट जो होता है या कोई भी फंगस होता है वो ग्रोथ कब करता है, वार्म क्लाइमेट पे। ठीक है, वार्म होना चाहिए, डार्क क्लाइमेट होना चाहिए, डार्क कंडीशन होना चाहिए, वहाँ पे ग्रोथ करता है। तो इसलिए हम यहाँ पे गर्म पानी मिलाते हैं, और इसके कारण से ईस्ट का प्रोडक्शन इसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये अपना अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। अब इसके कारण से जब ईस्ट बढ़ गया, वो आटे पे अपना इफेक्ट करता है, उस पर एक्शन करता है, और 3-4 घंटे के अंदर उसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भरना शुरू होता है। ईस्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना शुरू करता है। अब देखो, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरना, ईस्ट मिल गया, अब ईस्ट क्या करेगा, धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाएगा। तो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, तो इसके कारण से इसका लेयर जो होगा वो ज़्यादा फ्लॉपी होना शुरू हो जाएगा, फैलना शुरू हो जाएगा। पहले हमारा इतना आटा था, वो फूल के बढ़ते जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ रहा है। ठीक है, तो 2-3 घंटे के बाद इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 2-3 घंटे के लिए हम छोड़ देते हैं बेसिकली। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ा, इसको जब हम बेक करते हैं, जब हम बेकर के अंदर डालते हैं, तो क्या होता है, जब हीट होता है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना चाहता है, तो बाहर जब निकलेगा तो ये छेद करते हुए यहाँ छेद करेगा, इससे बाहर निकलेगा, यहाँ छेद करेगा, इससे बाहर निकलेगा, यहाँ छेद करेगा, इसके बाहर निकलेगा। तो इसी कारण से ब्रेड के अंदर छोटे छोटे होल जो होते हैं, यही कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के कारण, और इस कारण से वो काफ़ी फ्लॉपी, ठीक है, काफ़ी स्पॉन्जी हमारा फॉर्म होता है। क्लियर है ब्रेड का फॉर्मेशन? पहले हमने आटा लिया, उसके अंदर ईस्ट पाउडर मिलाया, उसको हमने गर्म पानी के साथ अच्छे से गूंथा, 3-4 घंटे के लिए छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? ताकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़े, वो आटा और सॉफ्ट हो, और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो जो बढ़ रहा है उसका लेयर फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है। ये एक प्रॉपर शेप में आ गया, ज़्यादा फ्लॉपी हो गया, सॉफ्टी हो गया। उसके बाद हम शेप, जिस शेप का बनाना है उस शेप में बना करके हम बेकिंग के लिए रख देते हैं। बेकिंग के लिए रखते हैं तो वहाँ गर्मी के कारण ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना चाहता है, गर्म होता है तो, क्योंकि कोई भी चीज़ गर्म होता है तो ऊपर की तरफ मूव करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर में भरा हुआ है, ये गर्म हो रहा है तो ऊपर की तरफ मूव करेगा, और ऊपर की तरफ पैक रहता है तो फिर क्या करता है, इसको तोड़ करके बाहर निकलता है, जिसके कारण से ब्रेड में आप देखते हो कि छोटे छोटे होल होते हैं, पोरस होते हैं, और इस कारण से ब्रेड हमारा स्पॉन्जी बनता है। क्लियर? उसके बाद देखिए, इन प्रिपरेशन ऑफ वाइन एंड बियर, वाइन जो हो गया, बियर जो हो गया, अल्कोहल जो हो गया, इस सब को बनाने के लिए हमारा यूज किया जाता है इसे ईस्ट का। इसके अंदर क्या होता है, देखो हम ग्रेन लेते हैं, या तो ग्रेन ले लिए, बार्ली ले लिए, या फिर व्हीट ले लिए, राइस ले लिए, फ्रूट ले लिए। ठीक है, अब उसके अंदर हम उसको क्रश करते हैं, वाटर मिलाते हैं, और साथ में हम क्या करते हैं, ईस्ट मिला देते हैं। ठीक है, आपने बेसिकली सुना भी होगा कि कोई पूछता है कि अल्कोहल, शराब वगैरह या बियर कैसे बनता है, तो कोई कहता है फ्रूट को सड़ा के बनता है, कोई कहता है चावल को सड़ा करके बनता है, कोई कहता है गेहूं को सड़ा करके बनता है, अगर कॉमन भाषा में बात करें तो। ठीक है, तो सड़ाने का मतलब क्या है, उसको फर्मेंटेशन करना। देखो ग्रेन हो गया, राइस हो गया, फ्रूट हो गया, अलग अलग वैरायटी हुआ तो अलग अलग सब्सटेंस लिए। अब इसके ऊपर उसको पानी में मिला करके छोड़ देते हैं, और साथ में ईस्ट ऐड कर देते हैं। ईस्ट ऐड करते हैं तो ईस्ट उसके ऊपर एक्शन करता है, ठीक है, उससे रिएक्ट करता है, और वहाँ अपना ईस्ट अपना अमाउंट बढ़ाता है, और उसके रिजल्ट में हमें क्या बनता है, अल्कोहल मिलता है। अब देखो यहाँ अलग अलग सब्सटेंस होगा, ग्रेन होगा तो यहाँ अलग टाइप का अल्कोहल बनेगा, राइस होगा तो अलग टाइप का अल्कोहल बनेगा, फ्रूट होगा तो अलग टाइप का अल्कोहल होगा, लेकिन प्रोसेस होगा सबके अंदर हमें ईस्ट मिलाना पड़ेगा, और जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ फर्मेंटेशन का डिफिनीशन मैंने लिख दिया है, द प्रोसेस इन विच शुगर इज कन्वर्टेड। अब बोलोगे सर शुगर कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, तो देखो ये जो ग्रेन है, ये राइस है, ये फ्रूट है, इस सब के अंदर शुगर का अमाउंट होता है, ग्लूकोज होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो इसके अंदर जो शुगर प्रेजेंट है, ग्रेन के अंदर, राइस के अंदर, फ्रूट के अंदर, बेसिकली फ्रूट में कौन सा, ग्रेप्स लिया जाता है, या फिर शुगर केन लिया जाता है, उस सब के जो शुगर कंटेंट होते हैं, उस शुगर को एक कन्वर्ट करता है किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। किसके कारण से, ड्यू टू द एक्शन ऑफ ईस्ट। ईस्ट के कारण से, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा चैम्बर क्रिएट करते हैं जो ऑक्सीजन ना हो, मत मीन्स यहाँ पे
एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? द रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो और वहाँ पे अगर कोई ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करता है तो उसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ जब हम फर्मेंटेशन करते हैं, वाइन बनाते हैं, बियर बनाते हैं, तो वहाँ भी क्या किया जाता है? ईस्ट के द्वारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन किया जाता है। क्लियर? अब इसके बाद देखो, फॉर मेकिंग इडली, डोसा, भटूरा, ये सब हमारे लजीज जो खाना है सब में इसका यूज हो जाता है। जो भी खाना देखते हो जो स्पॉन्जी होता है, सॉफ्टी होता है, उस सब के अंदर हमारा ईस्ट का यूज किया जाता है, या अलग अलग बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। देखो यहीं पे हमारा इडली, भटूरा और या ढोकला, ये सब अगर आप कुछ भी बनाना जानते होगे या घर में मम्मी बनाती होगी तो आप देखते हो इसका पहले बैटर तैयार किया जाता है। आटा को या फिर जो भी दाल वगैरह जो भी डालना होता है उसको पानी डाल के मिलाने के बाद उसको काफ़ी देर तक बैटर बना करके छोड़ दिया जाता है। ठीक है, छोड़ने के कारण क्या होता है? उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपना अमाउंट बढ़ाए और उसके कारण से क्या होता है? उसके अंदर लैक्टिक एसिड थोड़ा प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और इसके कारण से जो हमारा आटा होता है या जो भी चीज़ होता है, ठीक है, वो सारे सॉफ्ट हो जाते हैं। इडली की बात करो तो इडली काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है उसी कारण से, क्योंकि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, लैक्टिक एसिड हुआ तो सॉफ्ट ही हो जाएगा। ढोकला जो एक गुजराती फ्रूट है उसके अंदर भी यही होता है। भटूरा जो बनाया जाता है उसके अंदर भी जो आटा तैयार करने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है, काफ़ी फ्लॉपी रहता है वो। ठीक है, तो सारे फ्लॉपी सब्सटेंस इसी के कारण से बनते हैं। तो ये हमारा फूड इंडस्ट्री, बीवरेज इंडस्ट्री में। और देखो यहाँ पे कुछ और फूड है जो डायरेक्ट एज ए फूड हम यूज करते हैं, जैसे मशरूम हो गया। ये क्या है? एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सॉरी, ये एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम खाते हैं और उसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन और विटामिन बहुत अमाउंट में भरा हुआ रहता है। तो प्रोटीन और विटामिन का नेसेसिटी को कंप्लीट करने के लिए मशरूम को यूज करते हैं। ईस्ट जो है, ईस्ट खुद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब विटामिन बी पाया जाता है और साथ में प्रोटीन उसके अंदर पाया जाता है। राइट? और देखो एल्गी जो होता है वो बहुत सारी एल्गी, मैंने बताया था क्या होता है? वाटर के अंदर जो तैरता हुआ रहता है, छोटे छोटे सब्सटेंस, छोटे छोटे प्लांट। ठीक है, तो वो जो एल्गी होता है वो एल्गी बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल के लिए, जो छोटे छोटे मछली होते हैं या दूसरे एक्वेटिक एनिमल है, उसके लिए एज ए फूड पार्टी के लिए काम करता है एल्गी हमारा। ठीक है, उसके बाद देखो एसीटोबैक्टर इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग एल्कोहल, ये भी एक तरह का बैक्टीरिया है। और भी यहाँ ईस्ट लिया, बैक्टीरिया लिया, अलग अलग टाइप का आप अल्कोहल बनाओगे। आप कह रहे हो ना ये सर, यहाँ तो आपने बोला था ईस्ट यूज हो रहा है, यहाँ बोल रहे हो बैक्टीरिया। तो देखो अलग अलग टाइप का अल्कोहल बना रहे हैं तो अलग अलग टाइप का सब्सटेंस ले रहे हैं, अलग अलग टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो कोलेरेला यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी। ठीक है, ग्रीन एल्गी है जो कि रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन होता है, इसको भी एज ए सोर्स ऑफ फूड लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा आज फूड एंड बीवरेज इंडस्ट्रीज के अंदर। अब हम बात करेंगे ये हमारे लिए क्लीनिंग इन्वायरमेंट कैसे काम करता है, ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कैसे करता है। राइट? अभी तो देखिए यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्लीनिंग इन्वायरमेंट के लिए हमारा काम करता है। ठीक है, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, वो हमारे जो डेड बॉडीज़ होते हैं या दूसरे भी सब्सटेंस होते हैं वो जो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में डिकम्पोज करते हैं, जो और ब्रेक डाउन इनटू ए सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, जिसको हम सेप्राफाइट बेसिकली बोलते हैं। सेप्राफाइट ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सड़े गले पदार्थ पे डिपेंड होते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? हमारा सब्सटेंस होता है उसको सराता गलाता है और वहाँ से न्यूट्रिशन लेता है। तो एक तरीके से वहाँ के सब्सटेंस को सरा गला करके ख़त्म करने का काम कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहा है। ठीक है, और देखो दे डिकम्पोज द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल। अगर कोई एनिमल मर जाता है, उसका डेड बॉडीज है, उसको भी वो सराता गलाता है और फिर उसको ख़त्म कर देता है। तो एक तरह से नेचुरल स्कैवेंजर उसको कहा जाता है, क्योंकि नेचर को ये अपने आप साफ कर देता है। सपोज करो कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता जिससे डेड बॉडीज जलते ही नहीं, मतलब ख़त्म नहीं होते, तो क्या होता? हर जगह डेड बॉडी पड़ा हुआ रहता होता। तो यहाँ पे क्या करता है? वो डेड बॉडीज को, सपोज करो एक डॉगी कोई कहीं पे मर गया, अब वो फेंका हुआ रहता है, वहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं, धीरे धीरे इसको सराना गलाना शुरू करते हैं और धीरे धीरे उसको मिट्टी में मिला देते हैं। तो इससे क्या होता है? जो न्यूट्रिशन था उसके बॉडी का वो तो मिट्टी में चला ही गया, साथ में वहाँ से डेड बॉडीज भी क्लियर हो गया। तो एक तरीके से क्या किया इसने? जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको साफ करने का काम किया। ठीक है, उसके बाद और देखो अलगी परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अलगी जो ग्रीन अलगी होता है जो प्लांट के वाटर के अंदर पाया जाता है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है
और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का भी रिलीज होता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जब लाइफ का शुरुआत हुआ था उस समय सबसे पहले जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आया था वो इन्हीं एल्गियों के कारण से आया था, इन द फॉर्म ऑफ मैरीन, क्योंकि ये मैरीन वाटर में रहते थे, मैरीन में रहते थे। अब वहाँ पे उन्होंने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना शुरू किया और वही धीरे धीरे ऑक्सीजन यहाँ इतना बढ़ गया, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन यूज करने वाले कोई थे नहीं ऑर्गेनिज्म, जब लाइफ का शुरुआत कई हजारों साल पहले की बात है। ठीक है, ऐसा एज्यूम किया जाता है। क्लियर? आगे देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन सीवेज डिस्पोजल। जो हमारा सीवेज डिस्पोजल होता है, हमारे घर का जो सीवेज वेस्ट होता है उसको ये क्लीन करने में, उसको वो डिकम्पोज करने में मदद करता है और हमारे वाटर को क्लीन करता है। राइट। दूसरा, इसके अलावा इंडस्ट्रियल यूज, देखो ये तो हमारा इन्वायरमेंट को साफ कराता, उसके अलावा कुछ इंडस्ट्रियल यूज भी होता है। जैसे बैक्टीरिया जो होता है हमारे टैनिंग ऑफ एनिमल स्किन के लिए यूज किया जाता है। हमारा जो लेदर का जो सामान वान बनता है, लेदर का बेल्ट हो गया, जूता हो गया, तो उसके स्किन को टैनिंग करने के लिए बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। ठीक है, तो लेदर इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। उसके अलावा आपने रेटिंग के बारे में सुना होगा। रेटिंग क्या है? रेटिंग बेसिकली एक तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर जो हमारा फाइबर होता है, ठीक है, हमारा जो जूट फाइबर होता है वो रिमूव किया जाता है जूट प्लांट से। बेसिकली रेटिंग के अंदर क्या किया जाता है, जूट जो प्लांट होता है उसको कट किया जाता है और उसको पानी के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, पानी के अंदर डालने से क्या होता है, उसके अंदर सड़ना गलना शुरू हो जाता है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं और उसको सड़ाना गलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको निकाला जाता है, वहाँ से उसके फाइबर को अलग किया जाता है, उसको पीट करके रेटिंग करके उसके फाइबर को अलग किया जाता है। अब फाइबर जब उसका अलग हो जाता है तो उसको फिर ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, जिसको हम सीजनिंग बोलते हैं, और उसके बाद हमको फाइबर, जूट फाइबर ऑब्टेंड होता है। और उस जूट फाइबर का बहुत सारा यूज है। आप जो कैरी बैग बनाता है, ठीक है, गिनी बैग बनता है, ये सारे जूट फाइबर के होते हैं। रस्सी वगैरह, धागा वगैरह जो बनता है उसमें जूट फाइबर बहुत सारा होता है, नॉट धागा, रस्सी। ठीक है, तो यहाँ पे रेटिंग जो है रेटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमने देखा इंडस्ट्रियल यूज, इन्वायरमेंटल यूज। इससे पहले पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा था फूड इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है। ठीक है, और अगला जो अब है इन मेकिंग मेडिसिन एंड वैक्सीन, वैक्सीन बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो पहला यूज जो होता है ये हमारा इंसुलिन बनाता है, इंसुलिन बनाने के लिए यूज किया जाता है बैक्टीरिया का। ठीक है, तो इंसुलिन जो बनाया जाता है, इंसुलिन बेसिकली क्या है, एक केमिकल्स है जो हमारे बॉडी के अंदर शुगर के लेवल को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, शुगर के लेवल को बढ़ने नहीं देता है, उसे हम बोलते हैं इंसुलिन। आप लोगों ने सुना होगा जिसका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इंसुलिन उसके बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है, उसको बाहर से इंसुलिन का सुई दिया जाता है। ठीक है, तो इंसुलिन क्या एक तरह का केमिकल है जो बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है हमारे बॉडी के अंदर, और वो हमारे बॉडी के शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। बहुत सारे एंटीबायोटिक बनाते हैं, उसमें इसका यूज किया जाता है। तो अब बात आता है एंटीबायोटिक होता क्या है। तो एंटीबायोटिक एक मेडिसिन है, एक तरह का केमिकल्स है, जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया या फंगी से इसको बनाते कैसे हैं, बैक्टीरिया या फंगी को यूज करके हम बनाते हैं। इससे या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पाइथोजन जो है हमारे अंदर ग्रोथ नहीं करेगा या फिर वहीं पे किल हो जाएगा, जितना अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे आगे उसको बढ़ने नहीं देगा। तो इस तरह के मेडिसिन को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, ये भी हमारे बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं, और ये नहीं स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया नहीं यूज करेंगे, इसके अंदर भी जो वीक बैक्टीरिया होते हैं उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक का नाम दिया हुआ है, देखो, सल्फाडाइजीन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरासिलिन, पेनिसिलिन, ये सारे क्या हमारे एंटीबायोटिक हैं जो बैक्टीरिया से मिलकर के बने हैं, और वो बैक्टीरिया को, बैक्टीरियल डिजीज को रोकते हैं, ग्रोथ करते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं। क्लियर? अब देखो यहाँ पे जो पेनिसिलिन है ये पहला एंटीबायोटिक है जो दुनिया में फॉर्म हुआ था 1928 में। सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इनके बारे में बनाया था। क्लियर है? अब देखो अगला जो है बाय प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, इन प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन को बनाने में इसको किया जाता है। यहाँ तो मेडिसिन बनाया है, इन द सेंस एंटीबायोटिक बनाया है, यहाँ इंसुलिन बनाया है, अब एक वैक्सीन बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखो वैक्सीन और मेडिसिन में अंतर क्या होता है। तो मेडिसिन जो होता है वो बीमारी होने के बाद दिया जाता है, ठीक है, उसको हम मेडिसिन बोलते हैं। वैक्सीन क्या होता है, जो बीमारी होने से पहले अगर बॉडी के अंदर लग जाए उसको हम बोलते हैं वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन एक तरह का प्रिकॉशन है। ठीक है, तो देखो वैक्सीन जो होता है इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी
it is used to produce immunity to disease in the body, against disease, not immunity against disease, against disease। ये जो वैक्सीन होता है, वैक्सीन ऐसे होते हैं, ऐसा सब्सटेंस जो हमारे बॉडी, ऐसा केमिकल जो हमारे बॉडी के अंदर डाला जाता है, जिससे जो बीमारी आगे हमको हो सकता है उससे लड़ने के लिए हमारे बॉडी को वो तैयार करता है। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं वैक्सीन। अब इम्यूनिटी क्या होता है, ये जो वैक्सीन डाला और उसके कारण जो एबिलिटी होता है टू रेसिस्ट अगेंस्ट और टू फाइट अगेंस्ट एनी डिजीज, उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। जो डिजीज होने वाला है उसके साथ जो फाइट करता है, उसके जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, आज के डेट में हमारे पास कौन कौन से वैक्सीन अवेलेबल है, तो कॉलरा के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, स्मॉल पॉक्स के लिए, टाइफाइड के लिए, पोलियो के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए। ठीक है, ये बहुत सारे बीमारी है जो पहले बहुत खतरनाक था। ये स्मॉल पॉक्स के कारण बहुत लोग मरते थे पहले। ठीक है, टाइफाइड के कारण बहुत लोग मरते थे, ये क्या कहते हैं हेपेटाइटिस बी के कारण बहुत लोग मरते थे। लेकिन आज के डेट में क्या है, उसके लिए वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, टेटनस के कारण बहुत लोग मरते थे, आज के डेट में उसके लिए वैक्सीन है हमारे पास। क्लियर है, तो ये हमारे हो गए कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन जो अवेलेबल है। आप लोग का काम है, इसके अलावा अगर कोई वैक्सीन आपको पता है उसको भी आप ऐड कीजिए जिसके लिए वैक्सीन लगाएं। और आप लोग कमेंट करके एक क्वेश्चन बताइएगा, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। जो भी देखिएगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। घर में पूछेगा आपको अभी तक कितने वैक्सीन लगे हैं। आज के डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे ऐसे प्लान बनाती है, प्रोग्राम चलाती है, जो बच्चे जन्म लेते हैं उसी समय वैक्सीन लगा दिया जाता है उसको, ताकि आगे जा करके वो बीमारी ना हो। तो कौन कौन से वैक्सीन आपको लगे हैं, घर में मम्मी पापा से पूछिए, और अगर पता है आपको तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए कौन कौन से वैक्सीन है। एक पोलियो तो लगा ही होगा, हेपेटाइटिस बी लगा होगा, इस तरह से कौन कौन से वैक्सीन लगे हैं आपको पूछिए आप अपने मम्मी पापा से। ठीक है, और देखिए आगे जो हमारा स्मॉल पॉक्स जो है, इसका वैक्सीन पहला वैक्सीन है जो दुनिया में बनाया गया था स्मॉल पॉक्स का, और ये एडवर्ड जेनिफर के द्वारा बनाया गया था इन 1796 के अंदर। एडवर्ड जेनिफर, इसके बाद ये जो वैक्सीन स्मॉल पॉक्स का बनाया है वैक्सीन, उसके बाद इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा गया। ठीक है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी मीन्स इम्यूनोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ इम्यून, जो इसका मास्टर हो। ठीक है, उसको कहा गया, इसको एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का मास्टर कहा गया, फादर कहा गया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये स्मॉल पॉक्स बहुत आसानी से इसका वैक्सीन मर गया। जब शुरुआती एज में जब स्मॉल पॉक्स होता था तो कई पूरे गांव के गांव, शहर के शहर खत्म हो जाते थे एक साथ। ठीक है, बहुत खतरनाक बीमारी मानी जाती थी। और इसका जब डिस्कवरी हुआ, इसको जो मतलब जब बनाया, उसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो एडवर्ड जेनर, उन्होंने देखा जिसको काउपॉक्स हो गया, पहले काउपॉक्स बीमारी, गाय के अंदर बीमारी होती थी काउपॉक्स। ठीक है, जैसे ह्यूमन के अंदर चिकन पॉक्स होता था, उसी तरीके से काउ के अंदर काउपॉक्स होता था। राइट, तो जो मिल्कमैन थे, जो मिल्क वहाँ जो रहते थे, जो दूध निकालते थे या काम करते थे, तो बीमारी काउ से लेकर के उनके अंदर भी आ जाता था। ठीक है, जो गाय के आसपास रहते थे तो वो उनके पास से इधर भी ट्रांसफ़र हो जाता था। राइट, अब ये ट्रांसफ़र होता तो उस समय उसका बॉडी उसको झेल जाता था काउपॉक्स को, क्योंकि ये ह्यूमन के अंदर दिया, हमारा इम्यूनिटी उतना स्ट्रांग था कि हम काउपॉक्स को झेल लेते थे। अब वो काउपॉक्स जिसको हो गया उसको फिर स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। तो यही एक प्रिंसिपल यूज किया गया कि जिसको काउपॉक्स हो रहा है उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। मीन्स काउपॉक्स के अंदर जो वायरस जा रहा है, वो वायरस अगर हम इंसान के अंदर पहले डाल दिया जाए, ठीक है, तो उसका बॉडी उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर लेगा और उसके बाद वो स्मॉल पॉक्स से फाइट कर पाता था। ठीक है, थोड़ा सा चेंज किया गया, बहुत सारा रिसर्च हुआ और फिर जा करके हमारा बना, लेकिन प्रिंसिपल वही था कि काउपॉक्स जिसको हो गया उसको चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। राइट है, आप सबको पोलियो अभी तक लगा होगा, पोलियो के 3 बूंद जिंदगी की या 2 बूंद जो भी होता है। ठीक है, वो पोलियो का हमारा जो ऐड आता था अमिताभ बच्चन जी करते थे। तो इस तरीके से ये सारे वैक्सीन है, ये पहले लगाया जाता है बीमारी होने से पहले। क्लियर है, तो यहाँ हमने देखा क्लीनिंग इन्वायरमेंट, उसके बाद इंडस्ट्रियल, फिर मेकिंग मेडिसिन इन वैक्सीन। अब देखते हैं हम जो हमारा एग्रीकल्चर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा कैसे मदद करता है इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो देखिए हम शुरू करते हैं अब यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगला यूज, दैट इज इन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें एग्रीकल्चर में कैसे मदद करता है, तो इसका सबसे पहला है नाइट्रोजन साइकिल जो होता है।
नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, बेसिकली वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज करते हैं, हम मीन्स आइदर प्लांट और एनिमल, ठीक है, हम यूज करते हैं उसको और फिर रिटर्न बैक हम एटमॉस्फेयर में देते हैं। तो ये जो साइकिल हो रहा है, एटमॉस्फेयर से प्लांट के अंदर गया, प्लांट से एनिमल के अंदर गया और एनिमल से दोबारा से एटमॉस्फेयर के अंदर गया, तो ये जो साइकिल एक हो रहा है उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। देखो अब देखेंगे कैसे कैसे जाता है। पहले था एटमॉस्फेयर में N2 फॉर्म में होता है, फिर ये जाएगा प्लांट के फॉर्म में, फिर जाएगा ये एनिमल के अंदर, एनिमल के अंदर फिर जाएगा हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये साइकिल चलता रहता है, तो इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन साइकिल, राइट। और नाइट्रोजन साइकिल के अंदर कंप्लीट टोटली 5 प्रोसेस होते हैं। पहला होता है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर नाइट्रोजन एसिमिलेशन, फिर एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। ये टोटल हमारे 5 प्रोसेस हमारे नाइट्रोजन साइकिल के अंदर होते हैं, ठीक है। तो चलो एक एक को डिटेल में देखते हैं। देखो पहला जो है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो देखो हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, ठीक है, और वो नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, N2 के फॉर्म में, फ्री फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो ये N2 फॉर्म में जो प्रेजेंट होता है वो ना तो हमारे लिए यूजफुल है, ना ही प्लांट के लिए यूज है, ना तो उसको कोई एनिमल यूज कर सकता है, ना ही प्लांट यूज कर सकता है, ठीक है, इस फॉर्म में नहीं यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आता है हमारे लिए क्या होता है, ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना होता है किसके अंदर, यूज नाइट्रोजीनियस कंपाउंड के अंदर। इस नाइट्रोजन को N2 को हमें कन्वर्ट करना होता है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, दैट इज नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स के फॉर्म में, ठीक है, नाइट्रोजन का ही एक फॉर्म है। अब उस फॉर्म में उसको चेंज करना है, तो चेंज करने का जो तरीका होता है उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। द प्रोसेस in which atmospheric nitrogen, that is N2, is converted into useful nitrogenous compound by lightning or bacteria is called nitrogen fixation, ठीक है। अब नाइट्रोजन N2 से जो हमारा कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, नाइट्रेट्स के अंदर, तो ये कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली हमारे 2 तरीके से होता है। एक तो या तो लाइटनिंग के द्वारा होता है और दूसरा बायोलॉजिकल मेथड होता है। लाइटनिंग के द्वारा क्या होता है, जो हमारा N होता है और O2 होता है, तो लाइटनिंग जब होता है, जब बिजली कड़कती है तो उसमें बहुत सारा हीट निकलता है, ठीक है, और वो हीट निकलने के कारण नाइट्रोजन N2 और ऑक्सीजन O2 दोनों ब्रेकडाउन हो जाता है और वहाँ बना लेता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड दैट इज NO बनाता है, ठीक है। अब ये NO फिर वाटर के साथ कंबाइन होता है, जब बारिश आती है तो बारिश के साथ वाटर के साथ कंबाइन होकर के वो हमारे नीचे आ जाता है सॉइल के अंदर, और वहाँ पे वो नाइट्रोजीनियस, ठीक है, नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में, और फिर वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट होता है। तो एक तरीका था ये लाइटनिंग, लेकिन इस तरीके से बहुत कम नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, मतलब बहुत कम नाइट्रोजन हमारे N2 से इस फॉर्म में आता है, ठीक है। जो मेन प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मेथड। इस बायोलॉजिकल मेथड के अंदर हमारे पास होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। आप सब जानते होंगे राइजोबियम बैक्टीरिया हमारा क्या होता है, एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि हमारे प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मेंटेन करता है। कौन से प्लांट, देखो राइजोबियम बैक्टीरिया, नाम याद रखना, राइजोबियम बैक्टीरिया प्लस लेगुमिनस प्लांट, ठीक है। लेगुमिनस प्लांट बेसिकली क्या होता है, देखो इस तरीके का कोई प्लांट हुआ, ये प्लांट हो गया जिसके अंदर हमारे दाल वगैरह लगते हैं, दाल लगने वाले प्लांट है। इसके अगर रूट को देखते हैं, ठीक है, तो रूट के अंदर नोड्यूल्स बने हुए रहते हैं, इस तरह से गांठ बने हुए होते हैं, रूट नोड्यूल्स, ठीक है, इस तरह से गांठ बने हुए रहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, राइजोबियम इसके अंदर रहता है, राइजोबियम इसके अंदर रहता है, और बदले में क्या करता है, वो नाइट्रोजन का जो N2 होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसको वो कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स फॉर्म में, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, प्लांट को नाइट्रेट्स मिल गया, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया इसको रूट नोड्यूल्स में रहने के लिए जगह मिल गया। तो इस तरह का जिसके अंदर द एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ ऑर्गेनिज्म आर म्यूचुअली बेनिफिटेड इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ राइजोबियम बैक्टीरिया और लेगुमिनस प्लांट के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, जिसके अंदर प्लांट जो होता है, लेगुमिनस प्लांट जो होता है, वो उसको रहने के लिए जगह देता है, बदले में बैक्टीरिया उसके लिए नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड के फॉर्म में। तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन
फिक्सेशन। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, N2 कन्वर्ट हुआ नाइट्रेट्स के अंदर। किस तरीके से, दो तरीके से, एक तो लाइटनिंग के तरीके से, एक बायोलॉजिकल मेथड से। तो ये वाला मेथड है, इसको हम बायोलॉजिकल मेथड बोलते हैं। क्लियर। अब देखो नाइट्रोजन कंपाउंड एटमॉस्फेयर में था, वो अब सॉइल के अंदर आ गया, मिट्टी के अंदर आ गया है। किस फॉर्म में, नाइट्रेट्स के फॉर्म में। अब उस नाइट्रोजन को क्या करेगा, प्लांट टेक इन करेगा, उसको लेगा, वाटर जब एब्जॉर्ब करेगा तो वो नाइट्रोजन वाटर के साथ मिलेगा और प्लांट अंदर ले लेगा। ठीक है, तो देखो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हो गए, यही नाइट्रेट जो था या फिर एमोनिया सॉल्ट जो हुआ, ये जो कंपाउंड कन्वर्ट किया ना इसने N2 को। देखो इस प्रोसेस में, पहले प्रोसेस में क्या था, N2 था, तो यहां जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कंपाउंड था इसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, किसके अंदर, नाइट्रेट्स के अंदर और एमोनिया के अंदर, एमोनियम सॉल्ट के अंदर, इसके अंदर कन्वर्ट हुआ। किस प्रोसेस में, नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर में। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, आगे जाकर के ये प्लांट के अंदर जाता है, प्लांट उसको कंज्यूम किया। अब प्लांट कंज्यूम करता है तो वो नाइट्रोजन जो यूज किया उसको यूज करके क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, प्रोटीन बनाया। अब प्लांट को खाया कौन, एनिमल, हर्बीवोरस। ठीक है, या हम खाए ह्यूमन बींग्स जो फ्रूट खा रहे हैं। तो प्लांट से वो नाइट्रोजिनस कंपाउंड हमारे अंदर आया तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं एमिनो एसिड के अंदर। तो ये देखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो था, जो ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमन बींग्स या एनिमल का पार्ट नहीं था, वो अब ह्यूमन बींग्स या एनिमल जिसके अंदर लाइफ है उसके अंदर आ चुका है और वो कन्वर्ट हो जाता है एमोनिया के अंदर, प्रोटीन के अंदर, न्यूक्लिक एसिड के अंदर। हमारे बॉडी में वो चेंज होता रहता है। ठीक है, प्लांट के बॉडी में गया तो एमोनिया एमोनिक एसिड में आया, हमारे बॉडी प्रोटीन के अंदर आया, प्लांट के अंदर प्रोटीन के फॉर्म में आया, फिर उसको हमने लिया तो हमने उसको कन्वर्ट किया एमिनो एसिड, एमिनो एसिड के बाद वो कन्वर्ट हुआ न्यूक्लिक एसिड। तो इस तरीके से यहाँ पे नाइट्रोजन एसिमिलेशन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर जो हमारा एमोनियम सॉल्ट था वो कन्वर्ट हो गया एमोनिक एसिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ से जो थर्ड स्टेप में जो होता है इसके अंदर क्या हो गया हमारा एमिनो एसिड हो गया, एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हुआ साथ में, और हम न्यूक्लिक एसिड कह सकते हैं। इस तरह से हमारे फॉर्म में आ गए। इस प्रोसेस, किस प्रोसेस में, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। तो इसके अंदर क्या हुआ, प्लांट को खाया किसने, प्लांट के अंदर गया, प्लांट ने उसको प्रोटीन बनाया, प्रोटीन को खाया हमने। ठीक है, तो इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर ये चेंज हो रहा है। अब अगला प्रोसेस होता है एमोनिफिकेशन। ठीक है, मतलब जो नाइट्रोजन था एटमॉस्फेयर से वो कहाँ आ चुका है, अब प्लांट के अंदर आ चुका है और ह्यूमन बॉडी के अंदर आ चुका है। क्लियर। अब एमोनिफिकेशन के अंदर क्या होगा, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है मतलब एमिनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये जो एमोनिक कंपाउंड है वो कन्वर्ट होगा एमोनिक सॉल्ट के अंदर, एमोनिया सॉल्ट के अंदर। ठीक है, दैट इज एमोनिया या फिर यूरिया बनाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट होता है अमोनियम सॉल्ट, दैट इज एमोनिया या फिर यूरिया के फॉर्म में, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, एमोनिफिकेशन। तो अब ये जो बन चुका है हमारे पास क्या, एमोनिया के अंदर आ चुका है एंड यूरिया के अंदर आ चुका है, यूरिया बन चुका है। ठीक है, हम कैसे बनता है, देखो हमारे बॉडी में आया, हम अगर डेड बॉडी हो गए, मतलब कोई एनिमल मरता है या कोई प्लांट मरते हैं, तो उसका बॉडी के अंदर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, उसको डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोज करने के बाद जो ये उसको कन्वर्ट कर देते हैं इसी एमोनिया सॉल्ट के अंदर। ठीक है, या फिर हम जो यूरिन बनाते हैं हमारे बॉडी से, जो यूरिनेशन होता है, तो यूरिनेशन के अंदर क्या होता है, यूरिया होता है। तो ये जो यूरिया निकला या एमोनिया आया, तो एमोनिया तो हमारे सॉइल के अंदर रह जाएगा, लेकिन ये यूरिया फिर प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा। प्लांट को ज़रूरत है तो फिर वो प्लांट यूरिया को ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब जो ये एमोनिया था, ये जो एमोनिया बचा, इस एमोनिया को क्या करते हैं, आगे कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, नाइट्रेट्स के अंदर, बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये जो एमोनिया आया, यूरिया तो यूज हो गया किसके द्वारा, प्लांट के द्वारा, बचा क्या, एमोनिया। अब ये एमोनिया को दोबारा से सॉइल के अंदर होता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वो कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट्स के अंदर। देखो ये नाइट्रेट्स फॉर्म जो था यहाँ पे हमारा इसी फॉर्म में दोबारा से कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब देखो यहाँ जो नाइट्रेट्स कन्वर्ट हुआ, इसमें से कुछ नाइट्रोजन फिर प्लांट को ले लिया जाता है। ठीक है, फिर प्लांट ले लेगा, लेकिन जो नाइट्रोजन बच जाएगा, कुछ एक्सेस अमाउंट में नाइट्रोजन वहाँ बच जाते हैं, तो वो नाइट्रोजन को दोबारा से एटमॉस्फेयर में वापस भेज दिया जाता है।
किसके द्वारा? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा। ये जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है इसके द्वारा दोबारा से उसको एटमॉस्फेरिक N2 में फॉर्म कर भेज दिया जाता है। और ये जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। देखो यहाँ क्या था? नाइट्रिफिकेशन था, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन था, मतलब नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहे थे नाइट्रेट्स के अंदर। यहाँ उल्टा हो रहा है, नाइट्रेट्स कन्वर्ट हो रहा है N2 के अंदर, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर, राइट। तो ये डीनाइट्रिफिकेशन होता किसके द्वारा है? तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा। और वो बैक्टीरिया कौन कौन से? स्यूडोमोनास हो गया, क्लेस्ट्रोडियम हो गया, ये ऐसे बैक्टीरिया है जो हमें नाइट्राइट्स को कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर। तो देखो इसको अगर समरी करे नाइट्रोजन फिक्सेशन को, तो पहले एटमॉस्फेयर में N2 78% नाइट्रोजन था, उसको कन्वर्ट किया नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, या फिर लाइटनिंग के द्वारा वो कन्वर्ट हुआ हमारा नाइट्रेट्स या अमोनियम सॉल्ट के अंदर, ठीक है। अब जो नाइट्रोजन था वो कहाँ आ चुका है? सॉइल के अंदर आ गया। अब प्लांट ने उसको एब्जॉर्ब किया, ठीक है। अब एब्जॉर्ब करके वो रखेगा तो नहीं, उसका यूज करेगा, तो वो यूज करता है तो प्रोटीन बनाता है, अमीनो एसिड बनाता है। तो अब नाइट्रोजन कहाँ गया? प्लांट के अंदर आ गया। अब प्लांट को खाया किसी हर्बीवोरस ने, या फिर उसको हर्बीवोरस को फिर खाया कार्निवोरस ने, या डायरेक्ट प्लांट को किसी एनिमल ने खा लिया, ठीक है। तो इस तरीके से वो नाइट्रोजन का फॉर्म सब एनिमल में पहुंच गया, हमारे बॉडी में आ गया, दूसरे एनिमल है, कोई हर्बीवोरस है उसके अंदर पहुंच गया, ठीक है। ये ह्यूमन बींग्स प्लांट के अंदर आ गया, तो ये ऑर्गेनिक फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फॉर्म में आया तो क्या है हमारा? अमीनो एसिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, मतलब एनिमल और प्लांट के अंदर ये नाइट्रोजन आ चुका है। अब एनिमल जब मरता है तो वहाँ पे उस बनाता है क्या? अमोनिया में बनता है, कन्वर्ट होता है, उसको सड़ा गला करके बैक्टीरिया अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, तो मतलब वो मिट्टी में मिल गया, ठीक है। या जब हम वो जिंदा रहता है तो वो क्या करता है? यूरिन प्रोड्यूस करता है, हम लोग भी यूरिनेशन करते हैं, तो जो यूरिन निकलता है उसके अंदर यूरिया होता है। अगर किसी कारणवश ये यूरिया सॉइल के अंदर गया और उसको प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया तो दोबारा से प्लांट के अंदर यूरिया चला गया, लेकिन मिट्टी के अंदर अब क्या बचा? अमोनिया। अब ये अमोनिया के ऊपर क्या होता है? सॉइल के अंदर होता है नाइट्रिफिकेशन होता है, ये अमोनिया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा दोबारा से नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। अब ये नाइट्रेट्स हुआ, इसको प्लांट दोबारा से एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और जो बच जाएगा उसको दोबारा से एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाता है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा। तो देखो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से शुरू हुआ था, दोबारा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फॉर्म में चल गया, तो एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, इसलिए इसको हम नाइट्रोजन साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो हमने यूज देखा। अब आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसको हम फ्रेंड क्यों बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। कितने यूज हुए, तो इस बेसिस पे इसको हम अपना फ्रेंड बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। आज के लिए आप लोगों को क्वेश्चन का जो आंसर बताना है, आप लोग को अभी तक कौन कौन सा वैक्सीन लगा है उसका आंसर जरूर से कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे है तो सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लीजिए, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता चल जाए, राइट। तो अगले लेक्चर में जो हम देखेंगे वहाँ पे हम फोर्स देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए एज ए दुश्मन, एज ए इनेमी कैसे काम करता है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।